ज्ञान और पाठ्यक्रम में हम पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पाठ्यक्रम के अर्थ को कल पढ़ लिया है। एक तरह से पाठ्यक्रम का क्या संकुचित अर्थ है, क्या उसका व्यापक अर्थ है, क्या शाब्दिक अर्थ है, इसके बारे में कल हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से संकुचित अर्थ में वह एक कक्षा के स्तर के सिलेबस की ही जानकारी देता है, और शाब्दिक अर्थ जैसे कहें कि मैंने बताया था पाठ्य और क्रम, अर्थात पढ़ने के लिए जो भी क्रम या व्यवस्था निर्धारित की गई है वह पाठ्यक्रम है। और अंग्रेजी रूपांतरण उसके जो करिकुलम, शिक्षा क्रम जिसका अर्थ है या दौड़ का मैदान, उसके आधार पर भी हमने पाठ्यक्रम के व्यापक अर्थ को समझा है, जिसमें कि पाठ्यक्रम कक्षा स्तर या विद्यालय के अंदर या बाहर जितनी समस्त क्रियाएं बालकों को सिखाई जाती हैं, कहने से अर्थ जैसे पाठ्यक्रम के साथ साथ चलने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती हैं। तो इस तरह से यह पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ हो जाता है। तो इस तरह से पाठ्यक्रम के अर्थ को हमने स्पष्ट रूप से पढ़ लिया है। इसके बाद हम पाठ्यक्रम की परिभाषाओं को पढ़ेंगे। परिभाषाओं को पढ़ेंगे और इसके अलावा जैसे पाठ्यक्रम का जो अंग्रेजी रूपांतरण हमने करिकुलम बताया है, और पाठ्यक्रम को जो अब तक हम पढ़ते हैं जिसे हम सिलेबस कहते हैं, या पाठ्य वस्तु, पाठ्य विवरण जो कोर्स में आएंगी, उनको भी मैं अलग अलग स्पष्ट करूंगी, अलग से उनको परिभाषित करके समझाऊंगी कि पाठ्य वस्तु में क्या अंतर है, और पाठ्य वस्तु जिसे स्टडी मैटर या कंटेंट्स कहते हैं, और पाठ्य विवरण जिसको हमने आज तक पाठ्यक्रम के नाम से यानी सिलेबस के नाम से हम जिसे समझते आ रहे हैं, वो पाठ्य विवरण या पाठ्यचर्या के नाम से है, जिसे हम सिलेबस कहते हैं। तो उसका अध्ययन या उसमें कौन सी सामग्री आती है, पाठ्यचर्या में कौन सी आती है, क्या इनमें अंतर है, वो भी हम पढ़ेंगे। पर पहले जैसे हमने पाठ्यक्रम शुरू किया है तो हम पाठ्यक्रम को समझ रहे हैं, उसका अर्थ हमने पढ़ लिया है, अब परिभाषा पढ़ लेते हैं। साथ ही मैंने जो पाठ्यक्रम की परिभाषाओं में जो मुख्य और एक तरह से महत्वपूर्ण परिभाषा है वो कल मैंने समझाई भी थी। सबसे पहले तो उसी परिभाषा को हम लिख लेते हैं कि कर्निघन के अनुसार जो मैंने स्पष्ट किया था पाठ्यक्रम के लिए कि किस प्रकार से शिक्षक एक तरह से कलाकार के रूप में है और विद्यार्थी उसकी सामग्री के रूप में है, और जो ये पाठ्यक्रम है यह उसके एक साधन के रूप में है जिसके माध्यम से वह विद्यार्थी को अपने कलागृह अर्थात विद्यालय, देखो कर्निघन के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार, पाठ्यक्रम कलाकार, कलाकार को हम लिखेंगे कोष्टक में एक तरह से शिक्षक, क्योंकि समझते चलेंगे कलाकार हमने किसके लिए उपयोग में लिया है। कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है, हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री को सामग्री के साथ हम छात्र लिखेंगे, क्योंकि सामग्री कलाकार के लिए सामग्री है और अध्यापक या शिक्षक के लिए क्या है, वह छात्र है। तो वह अपनी सामग्री को, वो से पहले हम पुस्तक में छात्र लिख देंगे। वह अपनी सामग्री अर्थात छात्र को अपने आदर्श या उद्देश्य के अनुसार, अपने आदर्श
उद्देश्य के अनुसार अपने आदर्श और उद्देश्य के अनुसार ही वह उसे अपना वांछित रूप देता है। अपने आदर्श और उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह में अर्थात विद्यालय में या स्टूडियो में अपने आदर्श और उद्देश्य के अनुसार कलागृह, जिसमें हम पुस्तक में विद्यालय लिखेंगे, विद्यालय में वांछित रूप देता है। ठीक है, तो ये एक परिभाषा हो गई। कन्निंघम हमने कहा है ना, हम लिखेंगे कन्निंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार या शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री अर्थात छात्र को अपने आदर्श या उद्देश्य के अनुसार कलागृह में या कलागृह अर्थात विद्यालय में वांछित रूप देता है। इसी तरह से हार्न महोदय हैं, इन्होंने भी पाठ्यक्रम को परिभाषित किया है। इन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम वह है जो कि बालकों को पढ़ाया जाता है और इससे ज्ञानोपार्जन में जो भी इससे ज्ञान के उपार्जन में अर्थात है कि ज्ञान के अर्जन करने में, ज्ञान की प्राप्ति में जो भी समस्त क्रियाएं होती हैं वो सभी समस्त क्रियाएं इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती हैं। पाठ्यक्रम कला, समाज तथा प्रकृति पर मानव की इच्छा शक्ति द्वारा परिवर्तनों को भी व्यक्त करता है। तो हार्न महोदय के अनुसार भी हम परिभाषा लिख लेंगे। महोदय उनके अनुसार पाठ्यक्रम वह है जो पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है। बालकों को पढ़ाया जाता है इसमें ज्ञानोपार्जन से संबंधित ज्ञानोपार्जन से संबंधित समस्त क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें पाठ्यक्रम जो कि कला, समाज, प्रकृति, पाठ्यक्रम कला, समाज, संस्कृति, कला, समाज और संस्कृति पर मानव की इच्छा शक्ति द्वारा परिवर्तनों को भी व्यक्त करता है।
कला शक्ति कला समाज संस्कृति द्वारा मानव की इच्छा शक्ति से जो परिवर्तन होते हैं या इच्छा शक्ति के अनुरूप परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करता है। इच्छा के अनुरूप परिवर्तनों को भी व्यक्त करता है। तो इस तरह से ये दूसरी परिभाषा थी हार्न महोदय की। अब हम और तीसरी परिभाषा लिखेंगे जो किलपैट्रिक ने दी है। इन्होंने पाठ्यक्रम को वास्तविकता का जैसे शैक्षिक जीवन में किस तरह से वह संचार करता है इसका आधार इन्होंने पाठ्यक्रम को बताया है। तो किलपैट्रिक के अनुसार हम लिखेंगे तीसरी परिभाषा हो गई के अनुसार पाठ्यक्रम वास्तविकता का शैक्षिक जीवन में संचार करता है। संचार करता है। ठीक है। इसके बाद जो क्रो है, इन्होंने पाठ्यक्रम को परिभाषित किया है। तो क्रो के अनुसार भी हम पाठ्यक्रम की परिभाषा लिख लेते हैं। उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम में सीखने वाले या कहें बालक के वे सभी अनुभव आते हैं जिन्हें वे विद्यालय या उसके बाहर प्राप्त करते हैं। ये समस्त अनुभव एक कार्यक्रम में निहित किए जाते हैं जो उसको मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या संवेगात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से विकसित होने में सहायता देते हैं। क्रो और क्रो के अनुसार लिखिए हैं। चौथी परिभाषा हो गई है हमारी क्रो व क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम में सीखने वाले या बालक के वे समस्त अनुभव आते हैं समस्त अनुभव आते हैं जिन्हें वह विद्यालय में या उसके बाहर प्राप्त करता है। जिन्हें वह विद्यालय में या विद्यालय के बाहर प्राप्त करता है।
अब इन्हीं समस्त अनुभवों में उसका सर्वांगीण विकास होता है। इसको किलपैट्रिक ने समस्त सर्वांगीण विकास के आधारों को लेकर बताया है, जो उसका मानसिक शारीरिक, नैतिक, आध्यात्मिक, व चारित्रिक विकास करता है। बात देख लेते हैं। प्रो मैक्रो ने इस तरह से पाठ्यक्रम को परिभाषित किया है कि पाठ्यक्रम में सीखने वाले यानी सीखने वाले कौन होते हैं? बालक। सीखने वाले या बालक के वे समस्त अनुभव आते हैं जिन्हें वह विद्यालय में और विद्यालय के बाहर प्राप्त करता है, जो उसका मानसिक, शारीरिक, नैतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक विकास करता है। इसी तरह एक और शिक्षा शास्त्री है जिन्होंने भी इस पाठ्यक्रम को परिभाषित किया है। अन्य शिक्षा शास्त्री के अनुसार एक अन्य शिक्षा शास्त्री ने यह बताया पाठ्यक्रम के लिए कि जो कुछ पढ़ा और सीखा जाता है और उसकी जो क्रमबद्ध व्यवस्था है उसको ही क्या कहा जाता है? पाठ्यक्रम कहा जाता है। जो कुछ पढ़ा जाता है, जो कुछ पढ़ा जाता है अथवा सीखा जाता है, जो कुछ पढ़ा जाता है अथवा सीखा जाता है उसी की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहेंगे? पाठ्यक्रम कहेंगे। उसकी क्रमबद्ध व्यवस्था को पाठ्यक्रम कहा जाता है। इस तरह से हमने पाठ्यक्रम की 5 परिभाषाएं लिखी हैं और एक और परिभाषा हम लिख लेते हैं जिन्होंने इसको पाठ्यक्रम को इस तरह से परिभाषित किया है। पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु का ही सुव्यवस्थित रूप है जिसका निर्माण बालकों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए होता है। इसमें जैसे पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु दोनों का नाम आया है कि किस तरह से पाठ्य वस्तु का ही एक भाग पाठ्यक्रम को इन्होंने बताया है। जैसे मैंने प्रारंभ में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि पाठ्यक्रम या कि पाठ्य वस्तु या पाठ्य विवरण, तो इस तरह की ये और भी जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी इसकी विषय वस्तु है, तो इसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग और पढ़ेंगे कि किस प्रकार है पाठ्यक्रम से संबंधित है और क्या थोड़ा थोड़ा सा उसमें अंतर होता है, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। बेंट और कॉनवर है, इन्होंने पाठ्यक्रम को पाठ्य वस्तु का ही रूप बताया है।
हो जाएगी पाठ्यक्रम की फ्रंट बैक कॉर्नर। के अनुसार पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु का ही सुव्यवस्थित रूप है। पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु का ही सुव्यवस्थित है, जिसका निर्माण बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। जिसका निर्माण बालकों की आवश्यकता पूर्ति के लिए होता है। ठीक है, इस तरह से हमने जो पाठ्यक्रम की परिभाषाएं हैं उनको भी पढ़ लिया है और पाठ्यक्रम को के अर्थ को हमने पढ़ ही लिया था। उसको भी और तरफ से जैसे पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु पाठ्य विवरण किस प्रकार से उनका भी हमें वर्णन करना है, उनको हमें एक तरह से डिफाइन करते हुए इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो भी पढ़ना है। तो उनको हम कल पढ़ेंगे।